VAC आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन यूनिट 3। यूनिट 1 और यूनिट 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। दिस इज़ द लास्ट यूनिट ऑफ आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन कोर्स VAC। यूनिट 3 आयुर्वेदिक डाइट, इसमें हमारे 4 चैप्टर हैं। सबसे पहले हम 9 चैप्टर पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डाइट, आहार विधि विधान, सात्विक राजसिक तामसिक फूड्स। इसका मतलब हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आहार विधि विधान। आहार विधि विधान, आहार क्या है? डाइट। डाइट को आहार बोलते हैं। डाइट की विधि क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, रूल क्या है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। दिस रिफर्स टू द प्रिंसिपल एंड रूल्स रिलेटेड टू ईटिंग एंड डाइट इन आयुर्वेदा. It covers various aspects of food and eating habits such as the right time to eat, the right quantity and quality of food and the right way to prepare and consume food. यानी कि इसमें जो आयुर्वेदा इसमें हमें बताते हैं कि ईटिंग और डाइट के क्या रूल्स और प्रिंसिपल होने चाहिए, और ये बताता है कि खाने की हैबिट क्या होनी चाहिए, राइट टाइम क्या होना चाहिए, राइट क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, फूड की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और एक सही तरीका उस खाने को प्रिपेयर और कंज्यूम करने का। आहार विधि विधान में इन सब चीज़ों पे प्रकाश डाला जाता है, इन सब चीज़ों को बताया जाता है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट विच आर टाइटल्ड एज आहार विधि, वेयर द लॉज ऑफ डू एंड डोंट्स अबाउट डाइट एंड ड्रिंक आर गिवन। मतलब जो आहार विधि आयुर्वेदिक टेक्स्ट है जिसका नाम है आहार विधि, उसमें बताया गया कि किन चीज़ों को हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। एंड ड्रिंक्स आर गिवन। इससे मुझे एक ज़िंदगी की एक बहुत खूबसूरत बात याद आई है कि आपको भले ही पता ये ना हो कि आपको क्या करना है, पर आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है। मतलब आपको भले ही ये पता ना हो कि मुझे आगे क्या करना है, पर ये तो ज़रूर पता होना चाहिए कि मुझे क्या तो बिल्कुल ही नहीं करना है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है लॉज ऑफ डोंट्स एंड डू एंड बैक टू सिलेबस। लॉज ऑफ डूज एंड डोंट्स, जो भी हमें डाइट में लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा ज़रूरी यही होगा कि आपको क्या नहीं लेना चाहिए वो तो आपको पता होना चाहिए। आर ड्रिंक्स आर गिवन। Ayurveda also recommends that you drink your water warm, as cold water can weaken your agni. आयुर्वेदा ये रिकमेंड करता है कि आप जो पानी है वो गर्म पियो, क्योंकि कोल्ड वाटर आपकी अग्नि को कमज़ोर करता है। ये अग्नि है क्या? डाइजेस्टिव फायर है। थोड़ा अग्नि को डिटेल में पढ़ते हैं। अग्नि, फिर हम वापस आहार विधि विधान पे आएंगे अग्नि को पढ़ने के बाद। अग्नि क्या होती है? आयुर्वेदा हैज़ डिस्क्राइब्ड एज इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी एज अग्नि। आयुर्वेदा के हिसाब से जो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में है उसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अग्नि। Ingested food is to be digested, absorbed and assimilated, which is essential for maintenance of life. जो भी फूड हम अंदर ले रहे हैं उसको डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब और एसिमिलेट करने के लिए जो अग्नि है वो काम करती है, जो कि ज़रूरी है हमारी लाइफ की मेंटेनेंस के लिए। अग्नि हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 13 टाइप्स। अग्नि जो है 13 टाइप्स में डिवाइडेड है। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है फर्स्ट जठर अग्नि, सेकेंड भूत अग्नि, 7th धत्व अग्नि। कंज्यूम्ड फूड इज एक्टेड अपॉन इनिशियली थ्रू जठर अग्नि फॉर डाइजेशन। जठर अग्नि जो डाइजेशन के लिए जो सबसे पहले जो कंज्यूम्ड फूड है उसको जठर अग्नि उस पे करती है, उस पे प्रोसेस करती है। फॉलोड बाय धत्व अग्नि फॉर इट्स एसिमिलेशन इनटू टिश्यूज़। फिर धत्व अग्नि टिश्यूज़ में उसका एसिमिलेशन करते हैं। एंड देन फाइनली भूत अग्नि, वेयर इंडिविजुअल मेटाबॉलिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस इंटरसेल्युलर एक्टिविटीज़। फिर फाइनली भूत अग्नि अपना काम करती है। ड्यू टू, यानी कि सारी अग्नियाँ अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तभी से हम डाइजेस्टिव फायर कहते हैं। ड्यू टू पुअर एंड इम्बैलेंस्ड अग्नि, अगर आपकी जो अग्नि है वो पुअर है या इम्बैलेंस्ड है तो क्रोनिक स्किन कंडीशंस हो सकती है या फिर लेथार्जी हो सकती है, और ऐसी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हम वापस आते हैं आहार विधि विधान में। आयुर्वेदिक अप्रोचेस टू फूड कंजम्पशन। आयुर्वेदिक अप्रोचेस टू फूड कंजम्पशन।
Some Ayurvedic eating principles that yield the optimal benefits of फूड कंज्यूम। जो हम फूड तो कंज्यूम करते हैं, लेकिन कुछ आयुर्वेदा के ईटिंग प्रिंसिपल्स है, अगर हम उसको फॉलो करते हुए फूड कंज्यूम करें तो हमें उस फूड को ऑप्टिमल बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि पहला, उशाना, जो खाना है वो गर्म होना चाहिए। दूसरा, स्निग्धा, जो खाना है उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फैट होना चाहिए। तीसरा, मत्रवता, फूड इन क्वांटिटी स्वीटेड टू इंडिविजुअल नीड, जो उतनी क्वांटिटी लो जो इंडिविजुअल की नीड के हिसाब से, यानी जितनी भूख हो उतना खाना लो। चौथा, जीर्णे, कंज्यूमिंग फूड आफ्टर डाइजेस्टिंग प्रीवियसली ईटन फूड, यानी कि उतना जो हम दूसरा फूड तब कंज्यूम करें जब पहला फूड डाइजेस्ट हो चुका है। पांचवा, वीरे विरुद्धा कंपैटिबल फूड। कंपैटिबल फूड मतलब यानी कि जो दो फूड साथ में या जो कॉम्बिनेशन साथ में हो सकते हैं, जो कॉम्बिनेशन सही कॉम्बिनेशन है, फूड के सही कॉम्बिनेशंस को कंज्यूम करो। जन्मना भुजनीत, फोकसिंग ऑन फूड वाइल ईटिंग, यानी जब खाना खा रहे हो तो खाने पे ध्यान दो। या वो कहते हैं ना, फ़ोन देख देख के हम खाना खाते हैं, तो मतलब वैसे ये हैबिट सही नहीं है, पर आजकल ये चलता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के लिए भी कुछ लोग करते हैं कि फ़ोन के टाइम पे, खाने के टाइम पे कुछ ऐसा कर लेना जो हम वैसे टाइम पे नहीं कर सकते। नाति विलंबित, नॉट स्लो ईटिंग। नाति विलंबित मतलब धीरे मत खाओ, और नाति ध्रुतम, मॉडरेट ईटिंग पेस होना चाहिए, मतलब मीडियम स्पीड में खाओ, ना फास्ट ना स्लो। क्वांटिटेटिव, हाउ मच टू बी ईटन, कितना आपको खाना चाहिए। स्टमक मस्ट नेवर बी कम्प्लीटली फिल्ड, कहते हैं अपनी भूख से थोड़ा कम ही खाना, मतलब स्टमक पूरा नहीं भर देना चाहिए। उससे देखो, उससे आपको, अगर आप जैसे आपको पढ़ाई करनी है और आप पूरा पेट भर के बैठे हो तो आपकी सारी एनर्जी, आपकी जो एनर्जी होती है वो दो जगह जाती है। एक तो मेंटल जाती है और दूसरी जाती है डाइजेशन में। तो आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा, उसका ज़्यादा पोर्शन कहाँ जा रहा है, डाइजेशन में जा रहा है, क्योंकि आप तो पूरा पेट भर के बैठे हो। तो आप जब पढ़ने के लिए बैठोगे तो आप नींद सा फील करोगे, आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, आप पढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए पूरा वो होता है ना, बहुत ज़्यादा भर के नहीं खाना चाहिए। स्टमक कैपेसिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। 1 पार्ट इज filled with food, 1 part to be filled with water, and 1 part to be left for interplay of doshas. Second meal of the day should be taken only when the first meal has been digested. ऊपर में भी हमने कहा था कि जब पहली डाइजेस्ट हो जाए तभी दूसरी मील लो। और प्रॉपर डाइजेशन के साइन क्या है कि आपका जो कंप्लीट और टाइमली इवैक्यूएशन होता है स्टूल का। दूसरा है, आपको जो हंगर है उसकी फीलिंग होती है आफ्टर सम रेगुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जैसे सुबह के टाइम पे, दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे रेगुलर आपको हंगर का फीलिंग होती है। इसका मतलब आपकी डाइजेशन प्रॉपर है। रॉन्ग ईटिंग हैबिट जो ज़्यादातर आजकल के ज़माने में, आजकल के लोगों में पाई जाती है। फर्स्ट, ईटिंग व्हेन नॉट हंग्री, जब भूख नहीं है तब भी खाओ। अगर मान लो चाउमीन आपके सामने आ जाए, आपको भूख नहीं है लेकिन आप खाओगे, ये हमारी पहली गलत आदत। दूसरी, ईटिंग सून आफ्टर मील, मान लो अभी आप खाना खा के आए हो और आपने फिर आपको मन हुआ कि अरे कुछ चटपटा खाते हैं, तो आपने कुछ ऑर्डर कर लिया, कुछ बाहर से लेके आ गए, या आप रास्ते में हो, आप खाना खा के निकले हो घर से, लेकिन आपको रास्ते में कुछ अच्छी चीज़ दिखी, आपने खा लिया, तो ईटिंग सून आफ्टर मील। तीसरा, ईटिंग एट द रॉन्ग टाइम ऑफ द डे। रॉन्ग टाइम ऑफ द डे, चलो ठीक है, ये अच्छी बात है, मतलब ये क्या बोलते हैं, मान लो आप इतना बिजी हो अपने काम में कि आप खाने को टाइम नहीं दे पा रहे, तो आप गलत टाइम पे खाना खा रहे हो, तो ये भी, पर ये रॉन्ग ईटिंग हैबिट में आता है। भले ही रीज़न आपका सही है कि भाई मेरा काम खत्म हो जाए मैं फिर खाऊंगा, पर ये फिर भी रॉन्ग ईटिंग हैबिट में आता है क्योंकि आप गलत टाइम पे खाना खा रहे हो। चौथा है ईटिंग इनकम्प्लीट फूड कॉम्बिनेशंस। इनकम्प्लीट फूड कॉम्बिनेशंस खाना। पांचवा, ओवर ईटिंग। सिक्स्थ, ईटिंग टू मच हैवी टू लाइट फूड, मतलब हम बहुत ज़्यादा हैवी फूड खाते हैं। हैवी बताया था ना, ऑयली फूड बहुत हैवी होता है, तो ऐसे फूड्स हम ज़्यादा खाते हैं आजकल। सातवां, ईटिंग हरिडली, हमने बोला था भाई मॉडरेट पेस में खाना चाहिए इंसान को, ना ज़्यादा जल्दी खाना चाहिए और ना ज़्यादा तेज़ खाना चाहिए, पर हम बहुत जल्दी खाते हैं। एट्थ, इमोशनल ईटिंग। नाइन्थ, ईटिंग फूड वन कैन नॉट डाइजेस्ट। टेंथ, मैदा खाते हैं, वो हमारे पेट तो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन हम वो खाना खाते हैं जो हमारा पेट डाइजेस्ट नहीं कर सकता।
10वां 10th eating when constipated. 11th drinking cold or chilled water especially during meal. 12th too much water or no water at all during a meal. बहुत ज़्यादा पानी पी लेना या बिल्कुल ही पानी नहीं मत पीना. 13th preserved and stale food. 14th frozen food. 15th too spicy sour salty food. बहुत स्पाइसी सोर सॉल्टी फूड खाना आजकल लोग पसंद करते हैं. ये रॉन्ग ईटिंग हैबिट में आता है. अकॉर्डिंग टू इंडियन आयुर्वेदा शास्त्र फूड कैटेगरीज इनटू 3 टाइप्स. अब हमारा वो आहार विधि विधान खत्म हो गया. अब आता है कि फूड के टाइप्स. 3 टाइप के फूड है. जो फूड आपको कैसे खाना चाहिए ये आपको पिछले टॉपिक में पता चला कि कैसे आपको फूड को खाना चाहिए जिससे आपको ऑप्टिमल बेनिफिट हो. लेकिन आपको फूड कौन सा खाना चाहिए वो आपको अब पता चलेगा. अकॉर्डिंग टू इंडियन आयुर्वेद शास्त्र फूड कैटेगरीज इनटू 3 टाइप्स. सात्विक, राजसिक, तामसिक. कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम फूड को 3 टाइप में कर सकते हैं. सात्विक, राजसिक, तामसिक. सत, रम और तम. सत, रज और तम. इसके ऊपर बहुत अच्छे से इसके ऊपर बहुत बारीकी से समझाया है हमारे सबके प्यारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भगवान ने सत, रज और तम इन तीनों गुणों को बहुत अच्छे से समझाया है. किसको समझाया है? हम सबको समझाया है. तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि गीता पढ़ना शुरू कीजिए. आपकी लाइफ में बहुत चेंज होगा. आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. खैर वापस सिलेबस पे वापस आते हैं. सात्विक, राजसिक, तामसिक. कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी. सात्विक फूड क्या होते हैं? देयर आर फूड्स दैट आर कंसिडर्ड प्योर एंड न्यूरिशिंग फॉर द बॉडी. सात्विक फूड वो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए प्योर और नरिशिंग कंसिडर किए जाते हैं. सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंड और सोल के लिए भी. इट्स नॉट ओनली वेजिटेरियन मतलब जब ऐसे ये ऐसे खाने हैं जैसे कि आप सात्विक फूड खाओगे ना तो सिर्फ आपके पेट को तृप्ति नहीं मिलेगी, आपकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी. आपका मस्तिष्क तृप्त हो जाएगा. यानी कि खाना आप पेट के लिए खा रहे हो लेकिन आपके अंदर जो कुछ भी है सब तृप्त हो जाएगा सात्विक फूड से. इट्स नॉट ओनली वेजिटेरियन बट ऑल्सो अ वेरी बेसिक डाइट प्लान दैट रिलाइज ऑन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. क्योंकि इसमें प्राकृतिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसलिए ये इतना न्यूरिशिंग है. इंक्रीजेज मेंटल वाइटेलिटी, मेंटेन्स इमोशनल स्टेडीनेस एंड फैसिलिटेट्स क्लियर थॉट प्रोसेस. आपका जो थॉट प्रोसेस होगा जिससे हम सब परेशान रहते हैं वो बहुत क्लियर होगा अगर आप सात्विक डाइट अपनाओगी तो. इट इज़ एक्सीलेंट फॉर मेंटेनिंग मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग. फिजिकल वेलबींग सात्विक फूड है, हेल्दी फूड है, फिजिकल वेलबींग तो होगी लेकिन मेंटल वेलबींग भी होगी. Examples of sattvic food include fresh fruits, vegetables, whole grain, nuts, seeds and herbs. Fruits, vegetables सात्विक में आते हैं तो खाना इनको ही ज़्यादा खाने का ट्राई कीजिए. राजसिक फूड, अब दूसरा है राजसिक फूड्स. दे आर कंसिडर्ड, ये फूड वैसे वो होते हैं जो आपको एक्साइट कर दें. These are foods that are considered stimulating and energizing for the body and mind. Stimulate करते हैं ये, excite कर देते हैं आपको, ऊर्जा भर देते हैं एक आप में. Hyper activity, restlessness, anger, irritability and inability to sleep have all been linked to eating too much of these foods. मतलब हाइपर एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस, एंगर, इरिटेबिलिटी और इनएबिलिटी टू स्लीप होती है राजसिक फूड खाने से. इट इंक्लूड एन एवर्जन टू एनी थिंग ओवरली प्लीजेंट. मतलब इससे क्या होता है, हमारा एवर्जन होता है एनीथिंग ओवरली प्लीजेंट. एग्जाम्पल इसके हैं स्पाइसी और पंजेंट फूड, एल्कोहल और गार्लिक और अनियन. गार्लिक और अनियन क्यों बोला जाता है कि नहीं खाना? जो हमारे जो ध्यानी लोग होते हैं वो गार्लिक और अनियन नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते. नवरात्रि के टाइम पे भी लहसुन प्याज नहीं होता क्योंकि जो ध्यान होता है, जो कंसंट्रेशन होता है उसे रिड्यूस करते हैं गार्लिक और अनियन. जो गार्लिक और अनियन होते हैं इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके बॉडी को, आपकी बॉडी में स्टिमुलेट करते हैं. तो वो आपकी बॉडी को
एक्साइट करते हैं, तो उसके वजह से आपकी जो डिस्ट्रैक्शन है वो बढ़ती है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इसलिए कहा जाता है कि गार्लिक और अनियन नहीं खाना चाहिए। तामसिक फूड्स, दीज आर फूड्स दैट आर कंसिडर्ड हैवी एंड डलिंग फॉर द बॉडी एंड माइंड। ये जो फूड होते हैं ये हैवी होते हैं और आपकी बॉडी और माइंड को डल करते हैं। दे आर दोज दैट हैव लॉस्ट देयर वाइटैलिटी, हैव बीन ओवर कुक्ड, जिन्होंने अपनी वाइटैलिटी खो दी है बिल्कुल और ये ओवर कुक हो गए हैं। इनमें कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है जैसे कि पेस्ट्रीज और पिज़्ज़ा बर्गर बनाने में होता है, इस तरीका का कुछ प्रोसेस इसमें होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ तामसिक फूड आर, जो डीप फ्राइड फूड्स होते हैं, मीट होता है, मीट तामसिक में आता है। तमोगुण इससे बढ़ता है मीट वीट खाने से, ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। तामसिक फूड्स बहुत 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 ख़राब है हमारी हेल्थ के लिए। मीट और डीप फ्राइड फूड्स, जो जंक फूड हम खाते हैं, बहुत ख़राब है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए तो ख़राब है ही, मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ख़राब है। देयरफॉर फॉलो सात्विक वे ऑफ ईटिंग एंड लिविंग, ट्राई टू फॉलो सात्विक वे ऑफ लिविंग एंड ईटिंग फॉर योर बेनिफिट, फॉर योर गुड। 10th चैप्टर, इनकम्पैटिबिलिटी फूड, इनकम्पैटिबल फूड, विरोधा आहार, पथ्य, अपथ्य, विपरीत आहार। एक एक करके सबको समझते हैं क्या ये। कंपैटिबल फूड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं, जो जिनके कॉम्बिनेशंस आप खा सकते हो। तो इनकम्पैटिबल फूड क्या होंगे, विरोधाहार क्या होंगे। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, सर्टेन फूड कॉम्बिनेशन शुड बी अवॉइडेड एज दे हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन डाइजेशन एंड ओवरऑल हेल्थ। ये इनका नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो इन कॉम्बिनेशंस को हमें अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कंबाइनिंग मिल्क एंड सोर फ्रूट्स इज कंसिडर्ड इनकम्पैटिबल। अब है पथ्य। पथ्य क्या होता है, दिस रिफर्स टू फूड एंड हैबिट दैट आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल एंड हीलिंग फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन और डिसीज। इन्हें हम ये वो फूड और हैबिट है जिन्हें हम बेनिफिशियल और हीलिंग समझते हैं किसी कंडीशन और मतलब एक डिसीज़ के दौरान आपको जो जो खाना चाहिए, वो जो खाना जो हैबिट आपको रखनी चाहिए वो है पथ्य। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल, अ पर्सन विद हाई ब्लड प्रेशर मे बी एडवाइज टू ईट फूड्स लो इन सोडियम एंड हाई इन पोटेशियम। मान लो जो पर्सन हाई ब्लड प्रेशर से, जिनका हाई बीपी होता है, वो लोगों को एडवाइस किया जाता है कि वो फूड खाए जिसमें सोडियम कम है और पोटेशियम ज़्यादा है। ये पथ्य का एग्जाम्पल है। अपथ्य क्या हुआ, उसी का उल्टा, जो किसी भी डिसीज़, किसी भी कंडीशन में आपको मना किया जाता है कि भाई ये आपके लिए हार्मफुल है, इसे मत खाओ, इस हैबिट को मत रखो। दिस रिफर टू द हैबिट दैट आर कंसिडर हैबिट एंड फूड दैट आर कंसिडर हार्मफुल और एग्जैगरेटिंग अ कंसिडर। वो अगर आप इस हैबिट, इस डिसीज़ के दौरान इस फूड को खाते हो तो आपकी जो हालत है और ख़राब हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन विद एसिड रिफ्लक्स मे बी एडवाइज टू अवॉइड स्पाइसी और एसिडिक फूड। जिस इंसान को एसिड रिफ्लक्स है उसे एडवाइस किया जाएगा कि भाई तू स्पाइसी और एसिडिक फूड मत खा। यह है अपथ्य का एग्जाम्पल। फिर है विपरीता आहार। दिस रिफर्स टू फूड दैट आर टेकन इन रॉन्ग सीजन, टाइम, क्वांटिटी और द रॉन्ग वे। जो आप गलत सीजन में या गलत टाइम, क्वांटिटी, किसी गलत तरीके से आप जो खाना लेते हो उसे कहते हैं विपरीत आहार। मतलब जैसा डाइट होनी चाहिए उससे विपरीत है। आहार मतलब डाइट, विपरीत मतलब उल्टा। तो आपकी जो डाइट है वो होनी चाहिए कुछ और, पर आप कर कुछ और रहे हो, दैट इज विपरीत आहार। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ईटिंग कोल्ड फूड्स ड्यूरिंग विंटर सीजन इज कंसिडर विपरीत। अभी क्या बोलते हैं लोग, विंटर्स के सीजन में आइसक्रीम खाते हैं, तो ये विपरीत आहार है। विंटर्स के सीजन में आइसक्रीम, ठीक है। अब है फूड, कंपैटिबल फूड, इनकम्पैटिबल। थोड़ा सा उसको डिटेल में देखते हैं कि फूड और कंपैटिबल फूड और इनकम्पैटिबल फूड के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे बीन के साथ कंपैटिबल फूड कौन है, बीन के साथ आप किसका कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ग्रेन्स का बना सकते हो, वेजिटेबल्स, अदर बीन्स, नट्स एंड सीड्स का बना सकते हो। पर इनकम्पैटिबल क्या है, बीन्स के साथ किसको आपको नहीं रखना चाहिए एज पर आयुर्वेदा, फ्रूट, मिल्क, चीज़, योगर्ट, एग्स, मीट एंड फिश। बटर और घी के साथ आप ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, बीन्स, नट्स, सीड्स, मीट, फिश, एग्स एंड कुक्ड फ्रूट रख सकते हैं। पर बटर में नॉट बी कंबाइंड विद अदर फूड्स। ये कॉम्बिनेशन बताया है, ये नहीं बताया कि आपको करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मीट है तो इसका मतलब आयुर्वेद ये नहीं कह रहा कि बटर घी लो और मीट खाओ।
आयुर्वेदा का मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, पर खाना तो आपको सात्विक भोजन ही है आयुर्वेदा के हिसाब से, मेरे हिसाब से भी। चीज़ के साथ हो गया ग्रेन और वेजिटेबल कंपैटिबल है। चीज़ के साथ फ्रूट, बीन्स, एग्स, मिल्क, योगर्ट एंड हॉट ड्रिंक इनकम्पैटिबल है। 11 चैप्टर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट विद दिनचर्या एंड ऋतुचर्या। इसमें हम दिनचर्या और ऋतुचर्या को डिस्कस करेंगे। दिनचर्या क्या होती है? रिफर्स टू, चर्या मतलब रूटीन, दिन मतलब दिन का रूटीन, रिफर्स टू डेली रूटीन एंड हैबिट दैट आर कंसिडर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। ये वो रूटीन है, वो हैबिट है, डेली रूटीन और हैबिट है जो आपको अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए ज़रूरी है, जो आपकी अपनी हेल्थ के लिए और वेलबींग के लिए ज़रूरी है। दिस इंक्लूड्स practices such as waking up early, practicing yoga or meditation, eating regular meals at the same time each day. आयुर्वेदा दिनचर्या कंसिस्ट ऑफ 2 साइकिल्स। जो इसकी जो दिनचर्या है इसे हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। चाहो तो आप उसे अपने आज से ही प्रैक्टिस करना, कल से, सुबह से, क्योंकि सुबह से स्टार्ट है तो कल से आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। आयुर्वेदा दिनचर्या कंसिस्ट ऑफ, आज से आप उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। आयुर्वेदा दिनचर्या कंसिस्ट ऑफ 2 डेली साइकिल्स। जो आयुर्वेदा में जो दिनचर्या है वो 2 साइकिल में होता है, सन साइकिल और मून साइकिल। जो पहली साइकिल है वो होती है सनराइज से सनसेट तक, सुबह के 6 से शाम के 6 बजे तक। सुबह के 6 से सुबह के 10 बजे तक कफ हमारा डोमिनेटिंग होता है, मतलब कफ होता है। 10 से 2 तक पित्त होता है, सूरज, क्योंकि पित्त हॉट होता है और हमारा जो दिन का टाइम होता है वो हॉट होता है, तो पित्त ऐसे कनेक्ट करो आप। 2 से 6 वात होता है। सेकेंड साइकिल होती है सनराइज के सनसेट, सनराइज के बाद से सुबह के सनसेट तक, 6 PM से 6 AM तक। 6 से 10 PM कफ होता है, 10 to 2 पित्त होता है, 2 to 6 वात होता है। ठीक। रूटीन एज पर आयुर्वेदा। अब एज पर आयुर्वेदा रूटीन क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप उठो। कब उठो? सनराइज से पहले उठो, 4:30 5, इससे पहले आपको उठ जाना चाहिए एज पर आयुर्वेदा। वात दोष इज डोमिनेटिंग एट दिस टाइम। इट इज दैट टाइम ऑफ द डे व्हेन देयर इज पीस एंड फ्रेशनेस दैट इज नेसेसरी फॉर ए बॉडी एंड सोल। क्यों बोला जा रहा है इस टाइम पे उठने के लिए? क्योंकि ये वो टाइम है जब पीस और फ्रेशनेस दोनों ही होती है, जो कि आपकी बॉडी और सोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है रिंस। अपने मुंह को ठंडे पानी से धो ताकि आप अपने आज के दिन के लिए अलर्ट हो जाओ। तीसरा, क्लीनाइजिंग योर सेंसेस। अपने सारे सेंसेस को अच्छे से धो। वॉश योर आईज विथ रोज वाटर एंड ईयर्स विथ सीसम ऑयल। ब्रश योर टीथ एंड क्लीन योर टंग टू इन्हांस योर टेस्ट बर्ड्स एंड टू स्टिमुलेट डाइजेस्टिव रिस्पॉन्स। मुंह धो और ब्रश करो, सिंपल लैंग्वेज में। चौथा, ड्रिंक वार्म वाटर। ऐसा एडवाइस करता है आयुर्वेदा कि सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए। 5वां, इवैक्यूएशन आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। रेगुलर, अगर आपकी ये जो इवैक्यूएशन है रेगुलरली नहीं होती या फिर लेट होती है, तो इससे आपका जो डाइजेशन है वो स्लो होता है और आपकी कॉन्स्टिपेशन होती है, जिसके वजह से क्रोनिक डिसीजेज हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको इवैक्यूएशन आपका टाइमली रेगुलरली होना चाहिए, और नहीं होता तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। 6th है ऑयल मसाजिंग योर बॉडी विथ एसेंशियल ऑयल डेली विल कीप योर बॉडी मॉइस्चराइज एंड विल प्रिवेंट योर टिश्यूज़ फ्रॉम गेटिंग ड्राई। आपके टिश्यूज़ ड्राई नहीं होंगे अगर आप मसाज करोगे। इससे आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छी रहेगी और आपकी बॉडी काम और हेल्दियर नर्वस सिस्टम होगा। 7वां है एक्सरसाइज विच रिमूव स्टैग्नेशन एंड फैट फ्रॉम योर बॉडी विल स्ट्रेंथन योर मसल। एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो मसल्स है उसे स्ट्रेंथन करता है, आपको रेडी करता है कि आप एनर्जाइज रहो। 8th है बाथ। एक्सरसाइज करने के बाद नहा लो। आपका थोड़ा पसीना भी निकला होगा, स्वेट भी निकला होगा एक्सरसाइज में, तो उसके बाद आप नहा लो। रिमूव एक्सेस ऑयल फ्रॉम योर स्किन एंड इट विल मेक यू फ्रेश। नहा के आके
नहा तो आपने लिया ही है, अब थोड़ा मेडिटेट कर लो। मेडिटेशन विल हेल्प यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गोल एंड काम योर नर्वस सिस्टम एंड विल मेक फील पीसफुल। इस कंपटीशन, इस भाग दौड़ के ज़माने में मेडिटेशन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है आपके नर्वस सिस्टम को, आपके दिमाग को शांत करने के लिए, ताकि आप ये डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब झमेलों से दूर रहो। बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन। फिर है 10वां है ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट, मेडिटेशन करने के बाद आप ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट लाइट और इजी टू डाइजेस्ट लेना। सुबह का पहला, दिन का पहला खाना है एकदम लाइट और इजी टू डाइजेस्ट। फिर है 11th लंच। लंच कम से 1 बजे के करीब हो जाना चाहिए और ये सबसे बिगेस्ट मील होनी चाहिए आपकी। इस वक्त आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो सबसे पावरफुल, जब से एनर्जी सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो आप सबसे बड़ी मील लो अपने उसकी, ताकि आपका पाचन तंत्र अभी अच्छा है। पूरे दिन की सबसे बड़ी मील कब होगी? 1 बजे। फिर है डिनर 8 से 8:30 बजे के करीब। और इसके साथ एक पॉइंट और ऐड कीजिए कि आपके सोने और आपके खाने में 2 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर आप 10 बजे सो रहे हो तो आप 8 बजे के करीब खाना खा लो। कफ वाले लोगों को कितने घंटे सोना चाहिए? लेस देन 8 आवर। पित्त प्रकृति के लोगों को 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। वात प्रकृति वाले लोगों को मोर देन 8 आवर्स सोना चाहिए। कफ वालों को 8 घंटे से कम सोना चाहिए। पित्त वालों को 7 से 8 घंटे और वात वालों को 8 घंटे से ज़्यादा सोना चाहिए। फिर है अनवाइंड योर डे। ये 13 होना था, गलती से 14 हो गया, माई मिस्टेक। आफ्टर फिनिशिंग द डे वर्क इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अनवाइंड। अब आपने डिनर कर लिया, आपने जो डिनर सुबह के ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम था उसमें आपने कुछ काम किया होगा। लंच से डिनर के बीच का कुछ टाइम था उसमें आपने कुछ काम किया होगा। अब ये सारे काम ख़त्म होने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को रिलैक्स करो और सो जाओ। कल देखेंगे, नया सवेरा, नया सूरज होगा। अगर आज का दिन अच्छा नहीं गया, काम नहीं हुआ, कल सुबह नई सुबह है, कल से शुरू करो और अच्छे से शुरू करो। इससे एक बहुत प्यारी बात याद आती है। मेरी तुझसे एक ही ख्वाहिश है ज़िंदगी, मेरी तुझसे एक ही ख्वाहिश है ज़िंदगी कि मेरा आज का दिन मेरा कल से बेहतर हो, मेरा आज का दिन मेरा कल से बेहतर हो। फिर अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए और सो जाइए। अब है दिनचर्या खत्म हुई, ऋतुचर्या। ऋतुचर्या refers to seasonal routines and habits that are considered important for maintaining health and preventing disease। ऋतुचर्या वो सीजनल रूटीन है और हैबिट है जो हमें अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए और डिसीज से प्रिवेंट होने के लिए ज़रूरी है हमारी में। एक ईयर को आप 2 काल्स में डिवाइड कर सकते हो, आदान काल और विसर्ग काल। देयर आर 6 सीजन्स, आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल में 3 सीजन्स हैं और विसर्ग काल में 3 सीजन्स हैं। टोटल 6 सीजन्स हैं। शिशिर ऋतु, जिसे हम विंटर कहते हैं, जो सबसे पहले होती है मिड जनवरी से मिड मार्च तक। कफ दोष इसमें होता है। लघु और लाइट और कूल फूड्स आपको अवॉइड करने चाहिए इस टाइम पे। ऑयल से मसाज कीजिए, सनलाइट में एक्सपोजर, क्योंकि ये ठंड का टाइम है, विंटर का टाइम है, एक्सपोजर टू सनलाइट, और वार्म क्लोथ्स पहनिए। दूसरा है वसंत ऋतु, स्प्रिंग, जो मिड जनवरी से मिड मार्च तक हमारी शिशिर ऋतु थी, विंटर थी। अब मिड मार्च से हमारी मिड मई तक स्प्रिंग ऋतु है, वसंत ऋतु है। कफ दोष इसमें होता है। टेक फूड दैट आर ईजिली डाइजेस्टिबल। इस टाइम आपको ईजिली डाइजेस्टिबल फूड लेने चाहिए। और इस सीजन में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप लिख के आना। स्प्रिंग में आपको ऐसा एडवाइज्ड है कि दिन में नहीं सोना चाहिए। नॉट एडवाइज्ड टू डे स्लीपिंग इज नॉट एडवाइज्ड ड्यूरिंग दिस सीजन। फिर है ग्रीष्म ऋतु, समर। सबसे पहले आया विंटर, फिर आया स्प्रिंग, फिर आया समर, ग्रीष्म ऋतु, मिडवे। और ये तीनों किस में आते हैं? आदान काल में। मिड मई टू मिड जुलाई हमारी जो है समर रहती है। इस वक्त हमारी छुट्टियां भी पड़ती है, गर्मियों की छुट्टियां। वात दोष हैपन, लावन एंड फूड विथ कटु एंड आंवला टेस्ट, उष्ण नरिशमेंट आर बी अवॉइडेड। ये सब कुछ अवॉइड करो। जो लवन
और कटु अम्ला टेस्ट वाले फूड्स को अवॉइड करो। फिर है हमारा वर्षा ऋतु, अगला ऋतु है। और बाकी ये जो वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, ये आते हैं विसर्ग काल में। वर्षा ऋतु मानसून, मिड जुलाई से मिड सितंबर। पित्त दोषा इसमें होता है। फूड विच आर सब्सटेंशियल एंड डिफिकल्ट टू प्रोसेस सिमिलर टू मीट आर प्रोहिबिटेड, जो बहुत डिफिकल्ट है प्रोसेस करने में, वो आपको मानसून के द्वारा नहीं खाना चाहिए। शरद ऋतु, शरद ऋतु में हमें जो मिड सितंबर से मिड नवंबर होती है, ऑटम, जिसे ऑटम कहते हैं, ये जो विंटर्स से पहले होती है, विंटर्स की स्टार्ट से पहले हमारा ऑटम होता है। इस वक्त हॉट बिटर स्वीट एंड एस्ट्रिंजेंट फूड से आपको दूर रहना चाहिए। हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु में हमारा मिड नवंबर से मिड जनवरी होता है। मिड जनवरी से हमारा विंटर शुरू हो जाता है, शिशिरा शुरू हो जाता है। ये हमारी प्री विंटर है, इसे हम प्री विंटर कहते हैं। अभी विंटर्स की शुरुआत हो रही है। वात एग्रावेटिंग फूड्स सच एज लघु, कूल, ड्राई फ्रूट्स आर टू बी स्टेड, मतलब जो वात एग्रावेटिव, वात की कंडीशंस को और ख़राब करे, ऐसे फूड्स को से हमें दूर रहना चाहिए। अब है लास्ट चैप्टर, 12th चैप्टर, पूरे VAC कोर्स का लास्ट चैप्टर, पूरे VAC आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन का लास्ट चैप्टर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ आयुर्वेदिक डाइट टू स्ट्रेस लिंक्ड फूड बिहेवियर। स्ट्रेस एंड इट्स लिंक टू इट्स डिसीज, स्ट्रेस और उसका डिसीजेस से क्या लिंक है। स्ट्रेस हैज़ बीन लिंक्ड विथ मैनी अनहेल्दी आउटकम्स, चिंता चिता के समान है। इस बात से आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो हेल्थ है, जो स्ट्रेस है, वो बहुत सारी अनहेल्दी आउटकम्स को से लिंक्ड है, इंक्लूडिंग क्रोनिक डिजेनरेटिव एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज लाइक कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। जो कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हमें हो सकती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ मतलब छूने या साथ रहने से, एक साथ खाने से नहीं फैलती, वो डिसीजेज, ये हमें स्ट्रेस से हो सकती हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इज फाउंड टू प्ले एन immunosuppressive role that gradually weakens our body's defense, thereby rendering body vulnerable to many diseases। जो स्ट्रेस होता है वो हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जो डिसीजेस से डिफेंस करता है, ठीक है। पर स्ट्रेस से क्या होता है, वो कमज़ोर हो जाता है, उससे हम जो है वनरेबल टू डिसीजेज होते हैं, मतलब हमें डिसीजेस का खतरा हम में बढ़ जाता है कि अब तो क्योंकि स्ट्रेस है, इसकी कंडीशन स्ट्रेस की है, इम्यून सिस्टम इसका स्ट्रॉन्ग वीक हो चुका है, अब तो भाई इसको डिसीज़ होनी पक्की है, ऐसी सिचुएशन हमारी आ जाती है। द स्ट्रेस जीन जो है ATF3 को हम स्ट्रेस जीन कहते हैं। हर चीज़ के लिए एक जीन होता है, वैसे ATF3 हमारी होती है स्ट्रेस जीन। फाउंड टू बी एसोसिएटेड विथ मेटास्टिक स्प्रेड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। Stress was associated with more frequent consumption of sweet or fast food and less frequent consumption of fruit and vegetable। जिन लोगों को स्ट्रेस होता है पर वो उनमें ऐसा देखा जाता है कि जो स्वीट और फास्ट फूड है उसकी कंजम्पशन बढ़ जाती है और फ्रूट्स और वेजिटेबल की कंजम्पशन कम हो जाती है। शायद ये भी एक रीज़न हो, आजकल लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल कम खा रहे हैं और स्वीट्स और फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं। शायद ये भी एक रीज़न है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, इतना कंपटीशन का ज़माना है, इतने प्रेशर है लोगों पे, तो शायद स्ट्रेस भी एक रीज़न हो सकता है कि क्यों लोग इतना ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं और क्यों लोग फ्रूट और वेजिटेबल नहीं खा रहे हैं। आयुर्वेदिक डाइट्स फोकस ऑन बैलेंसिंग इंडिविजुअल दोषा। आयुर्वेदिक जो डाइट होती है वो फोकस करती है कि भाई इंडिविजुअल का दोष बैलेंस हो, टू प्रमोट ओवरऑल वेलबींग, ताकि ओवरऑल वेलबींग हो। वात पित्त और कफ का जब वात पित्त और कफ में जब बैलेंस रहता है तो हमारी बॉडी में सब कुछ अच्छे से परफॉर्मेंस होती है। टू एड्रेस स्ट्रेस रिलेटेड फूड बिहेवियर, जो स्ट्रेस रिलेटेड फूड बिहेवियर है उसे एड्रेस करने के लिए आयुर्वेदा क्या करता है, आयुर्वेदा एम्फसाइजेस कामिंग फूड फॉर डिफरेंट दोषास। हर दोषा के लिए अपने अपने कामिंग फूड होते हैं, इस दोषा वाले लोगों को ये उनके लिए सही है, उस दोषा वालों के लिए ये सही है, तो वो उस पर एम्फसाइज करता है आयुर्वेदा। फॉर वात इम्बैलेंस, जो वात इम्बैलेंस है, एंजाइटी, इंक्लूड वार्म ग्राउंडिंग फूड लाइक कुक्ड ग्रेन्स। जो वात इम्बैलेंस है उसमें ग्राउंडिंग फूड लाइक कुक्ड ग्रेन्स होते हैं और वार्म होते हैं।
पित्त इम्बैलेंस जैसे एंगर और इरिटेबिलिटी। वात इम्बैलेंस से क्या होता है, वात आपका इम्बैलेंस हुआ तो आपको एंजाइटी होगी, आपको कुड ग्रेन्स खाने चाहिए उसके लिए। पित्त आपका इम्बैलेंस हुआ तो आपको एंगर और इरिटेबिलिटी होगी। बेनिफिट्स फ्रॉम कूलिंग फूड लाइक कुकुम्बर एंड मिंट, तो इस वक्त आपको कुकुम्बर और मिंट खाना चाहिए, कूलिंग फूड। वात एंजाइटी जब हो तो वार्म फूड खाए। पित्त जब एंगर और इरिटेबिलिटी हो तो कूल फूड खाए। तो ना गुस्सा ठंडा, अपना गुस्सा ठंडा कर, तो ठंडे फूड खाओ। कफ इम्बैलेंस हो तो इमोशनल हैवीनेस होगा, मे बी एलिवेटेड विथ लाइट स्पाइसी फूड, तो इसमें लाइट और स्पाइसी फूड खाना चाहिए। एडिशनली इनकॉर्पोरेटिंग स्ट्रेस रिलीविंग हर्ब्स लाइक अश्वगंधा और तुलसी, जो एडिशनली ये सब तो वो बताता ही कि किस दोष वाले लोगों को क्या खाना चाहिए, साथ ही साथ वो हमारी स्ट्रेस रिलीविंग हर्ब को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि अश्वगंधा और तुलसी। अश्वगंधा और तुलसी का सेवन से आपका जो स्ट्रेस है वो कम होता है एंड कैन इनहेंस द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ आयुर्वेदिक अप्रोच टू मैनेजिंग स्ट्रेस थ्रू डाइट। और आपका जो स्ट्रेस है वो थ्रू डाइट आपका मैनेज होगा। तो ये तो आयुर्वेदा कह रहा है कि आपकी जो डाइट है उसके थ्रू आपका स्ट्रेस मैनेज होगा। असल में मतलब इसके साथ साथ आपका स्ट्रेस जो मैनेज होगा वो कैसे होगा, ये कोर्स में नहीं, मैं अपने से बता रही हूँ कैसे होगा। सही ज़िंदगी से होगा। अगर आप अपनी हैबिट्स ठीक कर ले, आप अपनी ज़िंदगी ठीक कर ले, आप एक गोल पकड़ ले और उसके पीछे काम करना शुरू कर दे, स्ट्रेस खुद ब खुद चले जाएगा। आप बोलोगे मेरे पास चिंता लेने का समय ही नहीं है क्योंकि मेरे पास काम बहुत है, आप नहीं लोगे काम, आप नहीं लोगे चिंता। और साथ ही साथ ये भी बात कि आप अगर किसी हायर सोल पे विश्वास करते हो, परमात्मा पे विश्वास करते हो, आप उसके भरोसे सब छोड़कर निश्चिंत हो सकते हो। और सबसे पहली बात, चिंता चिता के समान है, चिंता करने से कुछ नहीं होता। या तो कर्म करो या जो भी विषय है उस पर चिंतन करो, उस पर विचार करो कि ऐसा हो क्यों रहा है, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। असलियत में स्ट्रेस ऐसे क्या बोलते हैं, असलियत में मतलब डाइट भी आप सुधार सकते हो, डाइट में भी आप चेंजेस कर सकते हो, पर साथ ही साथ आप अगर ये करोगे तो आपका स्ट्रेस कम होगा। एक टॉपिक छूट गया था, यूनिट खत्म हो चुकी है, तीनों यूनिट मैंने कंप्लीट कर दिया है। दोनों यूनिट 1 यूनिट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, मैंने सोचा उसे मैं कंप्लीट करा दूं। त्रिमल, द 3 टाइप्स ऑफ दोषास, बॉडी वेस्ट, द 3 टाइप्स ऑफ बॉडी वेस्ट। Ayurveda believes that diseases or illness can also be caused by imbalances in waste removal system of the body. आयुर्वेदा बिलीव करता है जो डिसीजेस और इलनेस है वो किस वजह से भी हो सकती है, आपकी जो वेस्ट रिमूवल सिस्टम है अगर उसमें इम्बैलेंस हो जाए तो उससे भी आपकी डिसीज और इलनेस हो सकती है। द बॉडी प्राइमरीली प्रोड्यूस 3 टाइप, प्राइमरीली और भी वेस्ट प्रोड्यूस करता है पर प्राइमरीली वो 3 टाइप के वेस्ट प्रोड्यूस करता है, जिसे हम माला कहते हैं, और साथ में इन तीनों को साथ में त्रिमल कहते हैं। देयर आर पुरीशा फेसेस विच इज सॉलिड वेस्ट और बैलेंस ऑफ डाइजेस्टिव फायर, मूत्रा यूरिन एंड स्वेट और वाटर बैलेंस दैट इज लिक्विड वेस्ट। जो हमारा सॉलिड वेस्ट है वो क्या है, फेसेस। जो हमारा लिक्विड वेस्ट है वो क्या है, यूरिन और स्वेट। द प्रोडक्शन एंड रिमूवल ऑफ दीज वेस्ट इन अ चैनल्ड वे इज एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड वाइटल टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। मतलब इनका जो प्रोडक्शन और रिमूवल दोनों ही हमारे उसके लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्दी बॉडी के लिए और माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी टाइम पे इवैक्यूएशन, रेगुलर इवैक्यूएशन बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मैंने बताया था कॉन्स्टिपेशन होगी और भी बहुत सारी हेल्थ डिसीज होगी, जिससे क्रोनिक हेल्थ डिसीज भी हो सकती है, जो लंबे समय तक रहने वाली हेल्थ कंडीशंस आपको हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि वेस्ट प्रोड्यूस भी हो और रिमूव भी हो टाइम पर। मालाज हेल्प टू मेंटेन एंड रेगुलेट डेली फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन। ये हमारी ऑर्गन्स के जो फंक्शंस है, डेली फंक्शंस है, उनको मेंटेन और रेगुलेट करने में मदद करते हैं। इफ बैलेंस बिटवीन द 3 दोषास, अगर 3 दोषास में ये होता क्यों है, हमारी जो हमने बोला वेस्ट रिमूवल जब इम्बैलेंस होता है तो डिसीज और इलनेस होती है, पर वेस्ट रिमूवल सिस्टम में इम्बैलेंस होता क्यों है? वेस्ट रिमूवल सिस्टम के में इम्बैलेंस होता इसलिए है
जब हमारे त्रिदोषाज में इम्बैलेंस हो जाता है, जब हमारे त्रिदोषा में बैलेंस ना हो, मेंटेन ना रह पाए, तो हमारे वेस्ट जो है वो इफेक्टिवली प्रोड्यूस एलिमिनेट नहीं होते बॉडी से, जिससे बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होती है। त्रिमल के बारे में हमने सीख लिया यहाँ पर कि 3 तरीके के मल होते हैं, और भी कई तरीके के मल होते हैं, लेकिन ये 3 प्राइमरीली मल है हमारी बॉडी के। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाएगा। थैंक यू।